इधर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे थोड़ा सा टिपिकल आर्टिकल आपको 21-22 है। एक तो 20 निकला जो बहुत अच्छा से समझने का चीज था, 21 भी बहुत अच्छे से समझने का और 22 भी बहुत अच्छे से समझने का। 23 और 24 में कोई दम नहीं, नॉर्मल आर्टिकल है। फिर आपको जाकर के थोड़ा 25, 26, 27, 28 वहां पे थोड़ा समझने का चीज है, लेकिन वो भी उतना टिपिकल नहीं है जितना कि 20, 21, 22 है। पूरे फंडामेंटल राइट में 20, 21, 22 और 32 नंबर, ये बहुत अच्छे से समझने का चीज। बाकी समझ लेते हैं लोग, बाकियों में बहुत बड़ा ज्यादा कुछ इस तरह का समस्या नहीं होता है, समझ गए। देखिए आज हम लोग को जानना है आर्टिकल 21 के बारे में। ठीक, आर्टिकल 21 में चर्चा क्या है? जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। ठीक है, इसको सामान्य भाषा में नहीं कहिए तो सामान्य भाषा में यही शब्द है जो मूल रूप से वर्ड इसके लिए इस्तेमाल किया गया, उसके लिए लिखा क्या गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं दैहिक स्वतंत्रता। शांत रहिएगा और बहुत अच्छे से इसको जरा सा सुनिएगा। जो हम सेंटेंस बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, उस पर जरा सा ध्यान देना बाबू। क्या बोलते हैं इसको? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी इसका यह मतलब हो गया कि आपकी प्राण और शरीर ये दोनों की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। यानी ये शरीर और ये प्राण इसके अंदर जो है वो दोनों सुरक्षित रहे, तभी तो आप हैं। अदरवाइज अगर इनमें से एक कोई भी निकल गया, कोई का प्राण ही निकल गया तो खत्म है, फिर शरीर का कोई महत्ता नहीं है। सारी बात समझ में? तो इसका यह मतलब हो गया कि प्राण और शरीर की स्वतंत्रता की बात की गई है। और ओवरऑल इसको सामान्य भाषा में बोले तो इसी को बोला जाता है जीवन का अधिकार। इसी के लिए अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल किया है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसके लिए वर्ड अंग्रेजी में इस तरह से इस्तेमाल किया गया। अब देखिए ये फर्स्ट पैरा में इस तरह के सेंटेंस लिखे हुए हैं जीवन के अधिकार। सेकंड पैरा, इसके ठीक सेकंड पैरा में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत प्राण से वंचित किया जा सकता है। वंचित किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आपको प्राण से क्या किया जा सकता है? वंचित किया जा सकता है। देखिए यानी ऊपर में आपके प्राण और शरीर के गारंटी दे रहा है, राज्य के खिलाफ ये चीजें दिया गया। ऊपर में आपके प्राण और शरीर के गारंटी दे रहा है। सेकेंड पैरा ठीक उसके उलट कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आपको प्राण से वंचित किया जा सकता है। तो प्राण से अगर निकालिए लीजिएगा तो हम बचेंगे थोड़ी ना। अगर मेरे अंदर से जीवन है उसको निकाल लिया जाए, प्राण निकाल लिया जाए तो हम बचेंगे थोड़ी ना, मर गए इसका मतलब। और मरेंगे कैसे, मारेगा कैसे तुमको? सामान्य भाषा में समझे तो तुमको मारेगा कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सामान्य मतलब क्या होता है? जरा इसका मतलब समझे कि इसका मतलब होता क्या है। इसका अंग्रेजी वर्ड याद रखना चाहिए। अंग्रेजी वर्ड होता है प्रोसीड्यूर established by law। प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, यानी लॉ के द्वारा प्रोसेस को एस्टैब्लिश किया गया। जिस प्रोसेस से आपका प्राण निकाला जाएगा उस प्रोसेस को, यानी वो प्रोसीजर को, क्या बम पटाखा है जी? बम ही होगा ना। प्रोसेस के द्वारा उस प्रोसीजर को एस्टैब्लिश कैसे किया जाएगा? लॉ के द्वारा। कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा? लॉ के द्वारा उस प्रोसेस को एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इसी प्रोसेस के द्वारा
आपको जीवन से वंचित किया जाएगा, जीवन से वंचित आपको किया जाएगा। अब देखो हमारा ये कहना है कि ये प्रोसीजर कौन निर्धारित करेगा, तो ये प्रोसीजर का निर्धारण करेगा कौन, संसद इसके लिए कानून बनाएगा, विधायिका ये निर्धारित करेगा कि किस प्रोसेस के तहत प्राण से आपको वंचित किया जाए, किस प्रोसेस के तहत प्राण से आपको वंचित किया जाएगा। तो संसद ने बहुत सारे कानून बना करके रखे, कानून बना करके रखे कि कौन सा अपराध अगर आप करेंगे उसके लिए दंड की क्या प्रावधान है, वो कानून संसद के द्वारा बनाया गया। अगर आपका अपराध एकदम से हीनियस है, जहां पे उस अपराध के लिए अगर सजा के तौर पर फांसी है, वो भी ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं देगा, वो बाकायदा लोअर कोर्ट से होते हुए, हाई कोर्ट से होते हुए, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए राष्ट्रपति के माफीनामा खारिज होगा तब आपको दिया जाए। समझ रहे बात को? एक प्रोसेस है ना कि भाई आप कोई तरह के अपराध किए हैं तो आपकी कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर वहां गलत पाए जाते हैं कि हाँ आप ही ने अपराध किया है और उसके लिए सजा अगर आपको फांसी दिया गया है, तब भी आपको सुनवाई का मौका देगा, बचने का मौका देगा, हाईकोर्ट जाइए। और फांसी के सजा तो जब तक सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं लेगा तब तक फांसी किसी को पढ़ ही नहीं सकता है। यानी आखिरी तौर पर फांसी कौन मुकर्रर करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और उतना ही नहीं, राष्ट्रपति के पास में माफीनामा भी जाएगा, आप नहीं ले जाइएगा, कोई और सिविल सोसाइटी के लोग लेके जाएंगे, और फांसी तभी आपको मिलेगा जब राष्ट्रपति भी आपके माफीनामा खारिज कर दे। ऐसे नहीं मिल सकता है, मतलब बचने का एकदम आखिर तक मौका देता है। पर आप जो विधि बनाया गया है उसके तहत आप गलत पाएंगे। और विधि कौन बनाया है? विधायिका बनाया है। विधि कौन बनाया है? विधायिका बनाया गया। तो वही कह रहा है कि लॉ जो एस्टैब्लिश किया गया, यानी प्रोसेस जो एस्टैब्लिश किया गया है, उसके तहत अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपको प्राण से वंचित किया जाए, प्राण से वंचित किया जाएगा। ये प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का ये सामान्य मतलब है। हमारे संविधान में इसी वर्ड का इस्तेमाल किया गया और ब्रिटेन में इसी चीज को फॉलो किया जाता है। ब्रिटेन में देखिए, हमारे यहाँ किसके खिलाफ ये चीज दिया गया? मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ दिया गया। राज्य के अंतर्गत परिभाषा में संसद भी था। तो मेरे के यहाँ ये सब किसके खिलाफ दिया गया है? संसद के खिलाफ दिया गया, एक तरह से राज्य के खिलाफ दिया गया। समझ रहे हैं बात को? ये चीजें हैं। अब जरा आगे चलते हैं, इसको हटाएं। अच्छा नहीं, यही देख लेते हैं, हटाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। एक वर्ड होता है यथोचित विधि प्रक्रिया। विधि प्रक्रिया ये चलता है आपको जाकर के अमेरिका में, और अमेरिका में जोड़ा गया 5 नंबर और 14 नंबर अमेंडमेंट से। उनके भी संविधान में थे नहीं, लेकिन बाद में 5 और 14 नंबर अमेंडमेंट से अपने संविधान में वो जोड़ा है। 5वां अमेंडमेंट और 14वां अमेंडमेंट से अमेरिका अपने संविधान में इसको ऐड किया है। इसका अंग्रेजी होता है, देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया। अब इसका मतलब क्या होता है? यहां पर देखो, संसद के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो कानून बना दिया गया उसके तहत आपको देखा जाएगा। यहां पर जो विधि बना है ना, इस विधि की जांच की जाएगी, विधि की जांच की जाएगी। कहने का मतलब है कि यहां जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है, जो विधि बनाया गया है, उसकी जांच उस रूप में नहीं है कि वो विधि है कैसी, बस विधि है और विधि में यह प्रावधान किया गया है कि आपको जीवन से वंचित करना है तो आप वंचित होंगे। यहां पर जो विधि है, इसके बारे में क्या कहा गया है कि जो अमेरिका में विधि बनता है उस विधि की जांच किया जाएगा। किस आधार पर? जांच का आधार क्या होगा? तो जांच का आधार होगा कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कोई विधि नहीं बन सकता। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कोई विधि नहीं बन सकता।
यानी ऐसा कोई कानून आप नहीं बना सकते जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता हो, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते। मतलब जो कानून बनाए हैं पहले उस कानून का ही जांच कर देगा अमेरिकन, ये क्या बोलते हैं, कोर्ट, फेडरल कोर्ट। यहां पर देखिए प्रोसेस एक बार तय कर दिया गया विधायिका के द्वारा, तो उसके तहत जो होगा प्रावधान वो आपके साथ किया जाएगा। यहां ठीक है प्रोसेस तो है, लेकिन प्रोसेस बनाए वो सही है कि गलत है हम पहले ये देखेंगे। यहां प्रोसेस देखने की बात नहीं है, हालांकि अब तो भारत में इसके ये फॉलो किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन से ये लिया गया और भारतीय संविधान में भी यही वर्णित है, लेकिन हम इसका मतलब ऐसे निकालते हैं, हम इसका मतलब ऐसे निकालते हैं। पर ब्रिटेन से जो लिया गया है, और ब्रिटेन में इसकी क्या महत्ता है, एक बार अगर वहां की संसद कोई चीज बना दिया है अब उसको कोई खारिज नहीं कर सकता। यानी संसद अगर ब्रिटेन का कोई कानून बना दिया है तो वहां का जो कोर्ट है उसको खारिज नहीं कर सकता। संसद सर्वोच्च है वहां का। इसीलिए हमने पीछे में एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में लोगों ने कमेंट क्या किया, क्रिटिसाइज क्या किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट दुनिया का हर काम कर सकती है, सिर्फ एक काम छोड़ के, कि लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बनाने को छोड़ करके दुनिया का सारा काम कर सकती है। यानी पार्लियामेंट सर्वोच्च है, पार्लियामेंट के कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। अब कानून पार्लियामेंट जो बना दिया उसको फॉलो किया जाएगा। उसी चीज को हमने शुरू में फॉलो किया था, लेकिन बाद में हम इसका मतलब ऐसा निकालते हैं। लेकिन ठीक अमेरिका में क्या है कि पार्लियामेंट जो कानून बना दिया है उसका फेडरल कोर्ट पता है, उसको देखेगा कि जो आप कानून बनाए वो सही है कि गलत है। यहां कानून को देखने की बात नहीं है। देखो एक लाइन में याद रखो, ये दोनों का मतलब क्या है। ब्रिटेन में ये प्रोसेस है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट कानून बना दिया, कानून का जांच वहां का कोर्ट नहीं कर सकता। कानून सही है कि गलत है, कहां तक सही है कहां तक गलत है, वहां का कोर्ट जांच नहीं कर सकता। कहां का, ब्रिटेन का। अमेरिका में इसका मतलब क्या है, वहां का कोर्ट बाकायदा पार्लियामेंट के बनाए कानून को जांच करेगा। किस आधार पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसमें मानवता का हनन नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा बने, कानून रीजनेबल होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। कुछ भी कानून नहीं बना देंगे, इसी व्यू से नहीं बैठना है कि नहीं अगला को तो हमको लटकाना है, यही कानून बनाना। क्यों लटकाना है भाई, समझ रहे बात को। तो यहां कानून का जांच कोर्ट कर सकता है, यहां कोर्ट जांच नहीं कर सकता है। हम लोग भी 75-77 के पहले इसी को फॉलो करते थे कि एक बार प्रोसेस बन गया है उसके तहत आपको वंचित किया जा सकता है। पर आज ऐसा नहीं है। आज ये शब्द भारतीय संविधान में ये लिखा है, लेकिन ऐसे चलते, मतलब ये निकालते। यानी कोई ऐसा अगर कानून बना तो उस कानून का कोर्ट जरूर जांच करे कि कानून नेचुरल जस्टिस के खिलाफ तो नहीं है। आज हम लोग शब्द ब्रिटेन का लिखा हुआ है और इंटेंशन फॉलो करते हैं अमेरिका वाले। भारत में बड़ा अजीब चीज है, शब्द ये लिखे हैं और उसको फॉलो करते, इसका मतलब क्या समझते ये। जबकि ब्रिटेन में संसद कानून बना दिया, कोई कोर्ट नहीं देखेगा, बन गया मतलब बन गया, एकदम देवा का अदालत है, कह दिए मतलब कह दिए। यहां पर देवा का अदालत नहीं है, मेरा अदालत है। हम कह दिए इसका मतलब ये अंतिम नहीं है, हमसे ऊपर वाला भी जांच कर सकता है। यानी यहां विधायिका अगर कोई विधि बना दिया उस विधि का परीक्षण हो सकता है, यहां विधि का परीक्षण नहीं होगा। तो 77 के पहले यही फॉलो करते थे हम लोग भी, पर अब शब्द ये लिखा है, फॉलो ये करते। बहुत सारे ऐसे कानून बनते हैं भारत में, विधायिका के द्वारा कानून बनाए गए, जो कि बाद में पता है कोर्ट उसको खारिज कर दिया। उसका सबसे हाल का बेस्ट एग्जाम्पल पता है कौन सा कानून है, 99 नंबर जो अमेंडमेंट है एनजेएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जजों की नियुक्ति को लेकर के कानून बनाया गया था। उसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया, बोला ये गलत है। पर ब्रिटेन में ये काम नहीं हो सकता। ब्रिटेन में एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बना दिया तो वहां का कोर्ट उसको देख भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, सर्वोच्च है, उससे ऊंचा है ये नहीं कुछ है।
उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ कानून बनता है तो उसकी जांच कौन करता है? कोर्ट में जाके लोग चैलेंज करते हैं और देखते हैं बाकायदा कि क्या मौलिक अधिकार का तो उल्लंघन नहीं कर रहा है कानून, या ये देखते हैं कि क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ तो नहीं है, या ये देखते हैं संविधान के बेसिक फीचर के खिलाफ तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बड़ी उच्च दर्जे की बात है, उच्च दर्जे की बात है। ये सब बात थोड़ा हम यूपीएससी में पढ़ाते रहते हैं, हम सोचे आपको भी ठीक ठाक से निपटा लें। अदरवाइज ये सब दोनों, ये सब समझाया जाता नहीं है ज्यादा जनरल उनरल के बैच में, इसीलिए हम थोड़ा इसको समझा रहे हैं और हमको लगता है आप लोग समझ रहे होंगे। इसका मुख्य इंटेंशन यही होता है कि आप दूसरा द्वारी ना जाए। फिर इसके बाद एक बार एक दरवाजा आ गए, अब नया दरवाजा के चक्कर में मत रहिए। अब बस आप हम ही से प्यार करिए, समझ गए? अब दूसरे टीचर से प्रेम की आवश्यकता नहीं है आपको, समझ रहे हैं बात को? पढ़ाई को लेके बोल रहे हैं। पता चला वीडियो में गया तो बीच में काट के लोग अति रख देता है कि अच्छा प्यार करेल बोल रहा है टीचर, देखो वहीं से काटेगा और काट के दूसरा जगह चिपका देगा और साथ में एक आध दो में लड़की चिपका देगा, इसको बोल रहा था। ऐसा बहुत होता है आजकल, एडिटिंग फेडिटिंग करके खूब होता है, समझ गए? हटाएं इसको। अब देखो इसमें दो केसेस का नाम आएगा जी। एक है शख्स है AK गोपालन, ये 1950 का केस है। लेफ्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे, साउथ इंडिया के नेता हुआ करते थे AK गोपालन। उतनी इसकी स्टोरी में हम नहीं जाएंगे केस क्या था, लेकिन इस केस में बस इतना बताते हैं इस केस में जजमेंट क्या आया था। सुप्रीम कोर्ट में AK गोपालन केस किया था, इसको बोलते हैं AK गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का पूरा नाम है AK गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भारत सरकार के खिलाफ केस है 1950 का। और इसमें जजमेंट क्या आया था जरा ये देखिए। जजमेंट आया था जीवन के अधिकार मतलब कहां तक है कि जीवन का अधिकार का मतलब क्या है। दरअसल इनको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था, तो इन्होंने केस किया था कि ये जीवन हमको जो बंद करके आप रखे हैं वो जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट जीवन के अधिकार को डिफाइन किया था कि जीवन के अधिकार के मतलब समझना क्या है। देखो संविधान के जब जब डिफाइन करने का बात होगा तो डिफाइन कौन करेगा? निर्वचन का काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल का क्या मतलब होगा ये कौन डिफाइन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसलिए बोले कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग? यथोचित विधि प्रक्रिया का जो मतलब होता है वो समझते हैं। तो डिफाइन कौन किया? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो जीवन के अधिकार का मतलब क्या है। यानी इस केस में ये निकल करके आया कि ये चैलेंज क्या किए, इनको जेल में जब बंद किया गया, जैसे मान लो तुमको जेल में बंद किया गया तो तुम बोले कि ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, आइए संविधान में हमको अधिकार दिया है, हमको क्यों बंद किए तुम? बात तो सही है भाई, तुम क्यों बंद कर दिया हमको? तो सुप्रीम कोर्ट बंद करने को सही ठहराया, तो बोला तुमको ठीक बंद किया गया। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहा कि तुम्हारा कहना सही है कि जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन जीवन के अधिकार का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जाकर के, मतलब होता है कि शारीरिक स्वतंत्रता बनी रहे, शारीरिक स्वतंत्रता बरकरार रहे। मतलब कहने का मतलब है आपका शरीर सुरक्षित है ना, प्राण सुरक्षित है ना, बस इतनी स्वतंत्रता से मतलब है। अब तुमको जेल के अंदर रखा गया कि जेल के बाहर रखा गया इससे मतलब नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम बोले तुमको मान लो जेल में बंद कर दिया, ऐसे समझो कि तुमको बंद कर दिया गया, ठीक? तुम कोर्ट गए और कोर्ट में जाके बोले कि हुजूर ये हमको इतना दिन से बंद किए हुए है, ये मेरे जीवन के अधिकार का उल्लंघन। बोले बात तो सही है कि तुम्हारे जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन जीवन के अधिकार का मतलब क्या होता है जिसके आधार पर तुम बोले उल्लंघन है? तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है कि तुमको जीवित रहना ही जीवन का अधिकार है।
तुम जिंदा हो ना जी, राज्य तुमको जिंदा रखे हुए है ना, जेल में हो चाहे बाहर हो, लेकिन जिंदा तुमको रखे हुए है ना, मार तो नहीं दिया ना, तो मार नहीं दिया, यही जीवन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का डिफिनेशन बड़ी संकुचित था उस समय 1950 के आसपास, कि शारीरिक कि जीवन के अधिकार के मतलब शारीरिक स्वतंत्रता का ही अधिकार को जीवन के अधिकार मान लिया। क्या जीवन में इतना ही अधिकार होता है? स्वतंत्र होकर घूमना अधिकार नहीं है, कहीं आना जाना अधिकार नहीं है। आप तो सब चीज पे रोक लगा दी हमको जेल में बंद करके। हम जो स्वतंत्र हवा में सांस लेते, घूम सकते थे, फिर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, वो सब तो बंद हो गया हमारे लिए अगर हमको जेल में आप बंद कर दिए तो कोर्ट का कहना क्या है ना कि तुमको जिंदा रख रहे हैं, यही जीवन का अधिकार, बाकी छोड़ दो, भुला जाओ। तो उस दौर में देखिए जीवन के अधिकार का बड़ा संकुचित डिफाइन किया था, संकुचित तरीके से कोर्ट डिफाइन किया था। बाद में देखिए घटना होता है, ए.के. गोपालन केस में तो यह मामला है कि जीवन के अधिकार का मतलब शारीरिक स्वतंत्रता तक रखा। उसके बाद 1978 का केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या मेनका गांधी केस सीधा लिख दो, मेनका गांधी केस। अब इसमें देखिएगा मेनका गांधी केस क्यों की थी। मेनका गांधी कौन? वरुण गांधी की मां, संजय गांधी के पत्नी, संजय गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र, यानी राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों अपने भाई थे। राजीव गांधी के बेटा हो गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बेटी हो गई, और संजय गांधी के पुत्र हो गए वरुण गांधी। समझ रहे हैं? ये 1978 में केस गया। केस किस लिए गया? तो उस समय इमरजेंसी लगा हुआ था। केस तो पहले गया था, जजमेंट आया बाद, इमरजेंसी लगा हुआ था। इमरजेंसी में क्या हुआ कि सबको भारत से बाहर जाने के लिए भी रोक लगा हुआ था। मेनका गांधी भारत से बाहर जाना चाहती थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा आशंका करते हैं कि इंदिरा गांधी से मेनका गांधी माने सास से पुतहू डरी हुई थी, अपने सास से ही डरी हुई थी। हो सकता है मरवा दे या कुछ कर दे, इस तरह के मामला है। दरअसल देखो इसमें कितना सच्चाई है पता नहीं, कहानी के तौर पे तो लोग बोल देते हैं, लेकिन बस इतना तो जरूर सच है कि मेनका गांधी भारत से बाहर जाना चाहती थी, विदेश जाना चाहती थी। बाकी ये कर देना वो कर देना, उसमें कितना सत्य है कोई कुछ कहा नहीं जा सकता पूरी तरह से, लेकिन भारत से बाहर जाना चाहती थे ये सच है। लेकिन उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, इनका बोला नहीं जाना है भारत से बाहर। इन्होंने केस कर दिया, पासपोर्ट अधिकारी पर भी केस किया था। इसी केस में जजमेंट आया, और इस केस में इन्होंने चैलेंज क्या किया था, चैलेंज क्या किया इस केस में? तो चैलेंज ये किया था इन्होंने कि ये जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, हमको बाहर नहीं जाने देना, जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। ज्यादा अंदर घुस गए जी, थोड़ा अंदर घुस गए हम ज्यादा, कुछ मेंस में लिखने में काम आता है इसमें। चैलेंज किया क्या इन्होंने कोर्ट में कि हमको बाहर नहीं जाने देना क्या है, जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अब कोर्ट पहले क्या जजमेंट दिया था कि शारीरिक स्वतंत्रता, आप जिंदा है यही जीवन का अधिकार है। अब उसी चीज को कोर्ट नए तरीके से डिफाइन करेगा। कोर्ट क्या बोला? बोला ये सही है कि जीवन के अधिकार में आने जाने यानी विचरण करने की स्वतंत्रता, बाहर जाने की भी स्वतंत्रता शामिल, बाहर जाने की स्वतंत्रता भी क्या है, स्वतंत्रता भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, जीवन के अधिकार के दायरे में है। अब सोचो, जिस कोर्ट ने गोपालन केस में कहा कि तुम्हारा शरीर जिंदा है ना जी, तुम्हारे प्राण बच रहा है ना, यही जीवन का अधिकार, मार नहीं ना दिया तुमको, ये बोला, जेल में ही हो लेकिन बच तो रहे हो ना, ये बोला सब 1950 के दशक। अब क्या कह रहा है उसी केस में, उसी चीज को फिर से डिफाइन करता है कोर्ट, और कहता क्या है कि जीवन के अधिकार का मतलब जिंदा रहना ही बस नहीं है, जीवन के अधिकार में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता भी शामिल है। यानी जो जीवन के अधिकार इतना था उसको बढ़ा के इतना कर दिया, जो संकुचित विचार था उसको एक्सपेंड पूरा कर दिया,
कि भाई अगर हम बोले कि जीवन के अधिकार में हम विदेश जाना चाहते हैं, ये जीवन का अधिकार है, राइट है हमारा, 21 नंबर आर्टिकल है, आप हमको नहीं रोक सकते हैं, आप हमको नहीं रोक सकते हैं। अगर हम कुछ उस तरह के घटना काम नहीं कर रहे हैं जिससे रेस्ट्रिक्शन हम पे लग सके तो आप हमको नहीं रोक सकते। हम एकदम स्वच्छ छवि के, किसी तरह का हमसे कोई खतरा नहीं है देश राज्य लोगों को, तो आप हमको रोकने वाले कौन है? बात समझ में आ रहा है? और 50 में क्या कहा, अगर हम ही 50 में होते तो हमको क्या कहा, बच रहे हो ना, जाना जरूरी है। 50 के दशक में क्या बोला है, तुमको जिंदा रखे हुए है ना, जाना जरूरी है क्या, रहो चुपचाप। अब क्या कर रहा है, जिंदा ही रहना जरूरी नहीं है, जाए दो इसको। इतने का चेंज हुआ है। कोर्ट पहले क्या कर रहा है, तुम जिंदा हो यही जीवन का अधिकार है, अब क्या कर रहा है, इस जिंदे रहने थोड़े जीवन का अधिकार है, कहीं भी आ जा सकता है और कहीं भी आने जाने में विदेश जाने का भी अधिकार है, ये जीवन का अधिकार। बहुत एक्सपेंड कर दिया। और उसके बाद तो इतने सारे जजमेंट आए हैं 1978 के बाद, करीब 25-30 जजमेंट आए जो सब जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया। जैसे स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार, कोर्ट इतने सारे जजमेंट सुना चुका है सरकार को कि आप वातावरण शुद्ध करिए, सब गंदा करके रख दियो। यहां तक मामला समझ में आ गया। एक और इसमें मामला आप समझ लीजिए। एक तो तुमको बता दिए कि नींद लेने का अधिकार, नींद लेने का अधिकार, सोने दो, आजीविका का अधिकार, हम अभी कुछ लिखवाएंगे, आजीविका का अधिकार। एक चीज और जरा से इसमें समझ लो, अब इतना दूर पहुंचाइए दिया तो समझाइए देते हैं। एक है विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन 97 या 98 का डेट हम जरा सा देख के कंफर्म करते हैं। विशाखा गाइडलाइन, देखो विशाखा गाइडलाइंस क्या है, विशाखा गाइडलाइन है एक एनजीओ का नाम था जी, राजस्थान में एक एनजीओ का नाम है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया क्योंकि राजस्थान में एक घटना हुआ था, पब्लिक प्लेस पर, यानी कि पब्लिक जो क्या बोलते हैं, पब्लिक जो डिपार्टमेंट होते हैं या तो जहां पर महिलाएं काम करती हैं, जैसे मान लो सरकारी नौकरी का स्थान हो, प्राइवेट नौकरी का स्थान हो, इस तरह के जो भी जहां पर डिपार्टमेंट है जहां पे महिलाएं काम करती है, वहां पर किसी महिला के साथ हिंसा हुआ था, अत्याचार हुआ। अब उसके बाद कोर्ट में विशाखा जो एनजीओ था ये कोर्ट में लेके गया केस। अब हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ था कि पब्लिक प्लेस पर अगर किसी महिला के साथ गलत व्यवहार होता है तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान या रोकने का क्या प्रावधान, ऐसा कोई हमारे यहाँ कानून नहीं बना हुआ। तो जैसे ये केस गया, केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल को बुला करके पूछ लिया कि ऐसा कोई कानून है तुम्हारे पास, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे महिलाओं की संख्या दिनों दिन, काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो कानून होना चाहिए ना उनके साथ अगर कोई गलत व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है, या तो वो अपने सेफ प्लेस में, सेफ हवा में कैसे वहां पे काम कर सकते हैं, कुछ तो होना चाहिए ना। बोले सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं, आगे हम लोग पहल करेंगे। बोले अभी तक तो पहले करो। विशाखा गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट बाकायदा एक लिस्ट थमा दिया, बोला जब तक तुम कानून नहीं बनाते हो तब तक इसको फॉलो करते रहना जो हम बता दे रहे हैं। और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि पब्लिक प्लेस पर, यानी जहां पे महिलाएं काम करती, जहां भी काम करती हैं, वहां पर उनके साथ गलत तरीके से टच करना, गलत तरीके से व्यवहार करना, गलत इशारा करना या उनको सेक्स के लिए प्रवोक करना, ऐसा कोई भी एक्टिविटी होगा, ये सब कुछ कानूनी रूप से दंड के दायरे में आएगा। ये सब को माना जाएगा कि सेक्सुअल हैरासमेंट कर रहे हैं आप अगला को, और इसके आधार पर आपको दंडित किया जाएगा। किसी तरह का इशारा करना, किसी गलत तरीके से टच करना, किसी तरह का गलत प्रवोक करना, ये सब कुछ उसमें समाहित कर दिया और बोला ये सब को फॉलो करवाओ जब तक कि तुम कानून नहीं बना लेते। अब तुम्हारा कानून बनाने के चक्कर में हम इंतजार तो नहीं करते रहेंगे और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो, ये तो नहीं इंतजार करते रहेंगे, इसलिए वहीं पे जजमेंट सुना दिया कानून वाला, खुद ही ये कानून होगा। बाद में सरकार कानून बनाया और कानून में विशाखा गाइडलाइन के सारे चीज को शामिल कर लिया।
बोला यही कानून है। सही भी है, ये चीज तो और बहुत पहले बन जाना चाहिए था, जो सरकार सोई हुई थी। ऐसे कई तरह की चीज है जो कि उसके बाद देखिएगा 78 के बाद बड़े सारे इस तरह के जजमेंट सरकार के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, जिसमें ये बोला गया कि जीवन के अधिकार का उल्लंघन। उसी में राइट टू प्राइवेसी है, विशाखा गाइडलाइन है, आजीविका का अधिकार है, नींद लेने का अधिकार है, हथकड़ी न लगाने का भी अधिकार। हथकड़ी अब तभी लगाइए जब लगे कि वो फरार हो जाएगा, ये नहीं कि हथकड़ी लगा दिए, क्योंकि हथकड़ी लगा हुआ देखने से उसके मान सम्मान का लॉस होता है। अब आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मान सम्मान का उसका लॉस करें, उसका डिग्निटी को लॉस करें। आप हथकड़ी उसी सिचुएशन में लगाइए जब लगे कि भाग जाएगा। तो थाना पुलिस यही सिद्ध कर देता कि भागिए रहा था कि पक्का भाग रहा था, इसीलिए हम लगा रहे हैं। इसलिए देखिएगा गांव देहात के जब अच्छी से आइएगा थाना से, तो किसी को जब शहर लेके आएगा ना, तो हाथवा में बाकायदा बांध करके वो रस्सी रहेगा और रस्सिया पकड़ ले रहेगा। कितना गंदा है। ऐसे किसी इंसान को ले जाया जाता, क्या जानवर है वो? जानवर नहीं है ना जी, आपके पास गाड़ी है ना, तो गाड़ी पर बैठा के प्रॉपर ले आइए। हम तो देखें कई बार हम लोग के इलाका में जाता है रेलवे लाइन, बाकायदा ट्रेन पर बैठाता है, हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है और रस्सी रहता है वो बोला भूरा कलर टाइप का, उसको एगो पकड़ ले रहेगा, मरी आत्मा की तरह पुलिस रहेगा। अरे वो तुमको तो ऐसू मार के भाग जाएगा चाहेगा। जो उसका फिटनेस रहता है, उस फिटनेस को तो ऐसी पार कर जाएगा सामने वाला। अब देखो सोचो कि हजारों के बीच में आप उसको हथकड़ी लगा के ला रहे हैं, उसके और उस इलाका से ला रहे हैं जिस इलाका को बासिंदा है, उसका तो डिग्निटी लॉस कर दिए। अभी पूरी तरह से गलत साबित हुआ नहीं, क्या कल आप इसको वापस कर दीजिएगा, उसके इमेज को, उसके छवि को आप वापस कर दीजिएगा? वो छवि वापस होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हथकड़ी लगाने को लेकर के भी जीवन के अधिकार का उल्लंघन मानता है और बोलता है कि जीवन के अधिकार में ही यह भी शामिल है कि आप हथकड़ी तभी लगाइए जब लगे कि वो आदमी भाग जाए। तो थाना साहब को भगाइए देता कि भागे जाता है। जैसे थाना कभी डकैती का केस कभी नहीं लेगा, और डकैती के केस को पता है छोटा केस बना देगा वो। काहे के लिए? एसपी इतना डांटता है डकैती के केस में, क्योंकि डकैती के केस से बड़ी बदनामी होता है। बदनामी क्या? इसका मतलब तुम्हारे एरिया में कोई प्रशासन नहीं, कोई डरे भय नहीं है, किसी तरह का माहौल ही पॉजिटिव पीस नहीं है, डर भय का माहौल है। इसलिए डकैती के केस को सामान्य केस बना के पेश करें। आप पूछिए कोई दरोगा वरोगा बनेगा ना, अभी जो दरोगा बने कल ही सबको पोस्टिंग मिल गया है। सुबह सुबह कल 2-4 गो लड़कन फोन किया, बोले सर हमारा जमुई दे दिया, उसका पटना दे दिया, उसका इधर दे दिया, उसका उधर दे दिया। हम कह रहे बगले में दिया, टेंशन मत। उत्तरी बिहार दे देता तो टेंशन नहीं, इधर दे दे, पटना दिए तो क्या है, घरे में है। जमुई भी बहुत ज्यादा गया से थोड़ी दूर है, पास में ही है। आगे है, एक है शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। देखो जी, ये भी शिक्षा का अधिकार सब कब शामिल हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, मोहिनी जैन केस गया था, मोहिनी जैन केस गया था। इनका एडमिशन रुक रहा था कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज में, अब फी ज्यादा लिया जा रहा था इनसे, क्योंकि ये अदर स्टेट की थी, इसलिए इनसे फी ज्यादा लिया जा रहा था, ये मसला था। तब इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, क्या फी इतना ज्यादा लिया जा रहा है, क्या हम नहीं पढ़ने का अधिकार नहीं है? और मोहिनी जैन केस में ही जजमेंट क्या आ गया? तो जजमेंट आ गया कि 6 से लेके 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जजमेंट आया। इसी को बाद में देखिएगा 87th अमेंडमेंट से, 87th अमेंडमेंट 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिसे 21 क में ला करके जोड़ दिया गया, एक आर्टिकल ही बना दिया गया 21 क, और ला करके कहां जोड़ दिया गया? 21 नंबर आर्टिकल में चिपका दिया। 21 नंबर आर्टिकल में क्या कर दिया गया? चिपका दिया गया। बाद में देखिएगा शिक्षा पाने का अधिकार पूरी तरह से 2009 में कानून बना, शिक्षा का अधिकार का कानून बना, शिक्षा का अधिकार का कानून बना, और
इसी को 2010 में जाकर के लागू किया गया। सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। 9 में कानून बना, 10 में लागू किया गया। जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल। एक आदमी खड़ा होइए, बोलो पहला क्या है? पहला हो गया जाके तुम्हारा शिक्षा पाने का अधिकार। दूसरा राइट टू प्राइवेसी। इसको एकांतता बोलते हैं जी, एकांतता। और क्या है? आजीविका का अधिकार। आजीविका के अधिकार के बाद पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण। प्रदूषण से संरक्षण। क्या है बोलो? एक आदमी बोलिए, वैसे पता थोड़े चलता है। एक आदमी बोलिए, एक आदमी कोई खड़ा होकर बोलो। क्या है? अभियुक्तों तथा दोष सिद्धि अपराधियों को अधिकार। महिला को पब्लिक प्लेस पर कार्य। इसी में विशाखा गाइडलाइन है जी, विशाखा गाइडलाइन। और यह है 1997 का। कभी शायद डेट सबसे पूछे तो ध्यान रखना। और मेनका गांधी वाला जजमेंट है 1978 का। भोजन का अधिकार। आश्रय पाने का अधिकार। आश्रय पाने का अधिकार। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पाने का अधिकार। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पाने का अधिकार। बिजली पानी का अधिकार प्लस पानी का अधिकार। सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार। ये इस तरह के ऐसे भी और है, बहुत सारे हैं, पर कम से कम अप्रोक्स 30 के आसपास आपको रहे हैं। हाँ, मनपसंद विवाह वाला भी है। हाँ, इसको बोलते हैं, अरे लव मैरिज की बात नहीं है, उससे उसका ताल्लुक नहीं है। जीवन के अधिकार में अपने इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करने का अधिकार। अगर आप एडल्ट हो जाते हैं, ये हादिया केस में जजमेंट आया था। हादिया केस इसको बोलते हैं। हादिया केस में ये जजमेंट है। जजमेंट कैसे है? और जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो यूपीएससी में सवाल पूछा गया। एक हिंदू लड़की थी केरला की, वो बाद में मुसलमान बन गई और एक मुस्लिम लड़का से शादी किया था।
तो जो लड़की थी उसके पेरेंट्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, केस गया कोर्ट में केस गया। तो लड़की से ही, लड़की एडल्ट थी, तो लड़की से पूछा गया, तो लड़की बोली हाँ हम इसके साथ रहना चाहते। उसी में जजमेंट दिया था कि आपको चुनने का अधिकार है, समझ गए, राइट टू चॉइस है आपका, ये चुनने का अधिकार आपका है। अगर आप एडल्ट हैं तो आप अपने इच्छा से किसके साथ रहना चाहते हैं ये तय करने का अधिकार आपको, किससे विवाह करना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत है, ये प्राइवेसी है, किसी एक इंसान का चॉइस है अपना, समझ गए। खाना पीना, विवाह करना, संबंध रखना, संबंध बनाना, ये व्यक्ति के चॉइस का मामला। इसका धर्म और जाति से कोई विशेष ताल्लुक नहीं है। क्यों? प्यार करते हैं उस समय जाति और धर्म देखते हैं, इसका धर्म से ताल्लुक नहीं है, ये चॉइस का मसला है, ये इमोशनल अटैचमेंट का मसला है। और विवाह करते हैं उस समय, ये भारतीय समाज का कुरीति है कि हम विवाह करते वक्त जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं। जब समाज एकदम अपर लेवल के प्रोग्रेस पर जाएगा वहां पे जाति और धर्म देख के विवाह नहीं करेगा। और आजकल देखिएगा बिहार में जितने भी कोर्ट में केसेस जाते हैं ज्यादातर, और थाना में जो केसेस आ रहे हैं वो 3 चीजों से संबंधित ज्यादा केस आते हैं। पहला, जमीन से जुड़ा हुआ मसला, दूसरा शराब से जुड़ा हुआ मसला, और तीसरा भाग गया। तो तुम लोग भागा भागी के बारे में मत सोचना, ये सब गलत चीज है, समझ गए। ये सब हम बेकार समझते हैं। भागा भागी, दुनिया में 2-3 चीजों को हम बहुत खराब समझते हैं, 2 चीज को खास करके, एक किसी का हत्या कर देना, दूसरा किसी का बलात्कार करना। इससे हीनियस कोई क्राइम नहीं हो सकता है। सब कुछ माफी हो सकता है लेकिन ये दोनों माफी के योग्य नहीं है। आप किसी का जीवन नहीं ले सकते और आप किसी का रेप नहीं कर सकते, समझ गए बात को। ये सबसे हीनियस क्राइम है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, और ऐसे भी कोर्ट भी, न्याय भी यही मानता है, समझ गए। तो हादिया केस में ये जजमेंट आया था कि आप किसके साथ विवाह करना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। ये प्राइवेसी का मसला, समझ रहे बात को, ये मामला ठीक है। ये समाप्त हो गया। अब हम लोग 22 देखेंगे, देख लीजिएगा प्रकाश, आवाज चेक कर लीजिएगा। गिरफ्तारी से संरक्षण, राइट अगेंस्ट अरेस्ट, राइट अगेंस्ट अरेस्ट। यानी ओवरऑल अगर हम इसको आपको समझाएं तो इसमें एक बात जो मूल रूप से निकल करके आ रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या प्रोटेक्शन मिला हुआ, गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या प्रोटेक्शन मिला हुआ। यानी अगर 2 मिनट के लिए ऐसे सोचिए कि किसी कारणवश आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, तो ले गई है पुलिस, इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी वो करेगी मनमानी। गिरफ्तार व्यक्ति को भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को भी कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, और वो कहां है, 22 नंबर आर्टिकल में। जैसे 20 नंबर आर्टिकल था अपराध से संरक्षण, ठीक है, अपराध से संरक्षण, उसी तरह से 22 नंबर आर्टिकल है गिरफ्तारी से संरक्षण। यानी गिरफ्तारी अगर आपका हो गया है तो आपको क्या क्या उसके बाद उपाय दिए गए हैं, प्रोटेक्शन क्या क्या दिया। तो देखो, गिरफ्तारी जानने के लिए सबसे पहले एक चीज और जानना जरूरी है। जानना क्या जरूरी है, जो एक वर्ड होता है डिटेंशन। डिटेंशन भी गिरफ्तार का ही एक वर्ड है, लेकिन डिटेंशन और गिरफ्तारी में थोड़ा अंतर है। इसको भी आप अरेस्ट बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा माइनर अंतर है, ठीक है। इसका मतलब होता है गिरफ्तार, और डिटेंशन का मतलब होता है नजरबंद, नजरबंद, ठीक है। नजरबंद का मतलब क्या है कि सिंपल एक बात है कि अगर आपसे समाज में किसी तरह का खतरा होगा तो आपको दुनिया के नजर से ओझल कर देंगे। मतलब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा,
किस लिए? क्योंकि आपको बाहर रहने से सोसाइटी में खतरा है, इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। आपके बाहर रहने से सोसाइटी में क्या है? खतरा है, कुछ घटना हो सकती है, कुछ दुर्घटना हो सकती है, कुछ इंसिडेंट्स हो सकती है, इसलिए आपको पहले गिरफ्तार करके हम रख लेते हैं, डिटेन कर लेते हैं। 22 नंबर आर्टिकल पढ़िएगा तो 22 नंबर आर्टिकल में 22(7) तक है, और 22(4) से लेकर के 7 तक इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया गया, डिटेंशन के बारे में। तो अरेस्ट और डिटेंशन में थोड़ा ही अंतर है। अरेस्ट का मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है, डिटेंशन का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि इतना दिन के लिए, और दोनों का मोटो अलग होता है। अरेस्ट जब किया गया जब आप पे आरोप लगा कि भाई आपको इस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, और डिटेंशन में आपसे डर है कि ऐसा हो जाएगा, आप बाहर रहिएगा तो ऐसा डर है कि ऐसा घटना कर दीजिएगा, इसलिए हम आपको बंद कर रहे हैं। समझ गए? अब डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको बोलते हैं दंडात्मक नजरबंद, दंडात्मक नजरबंद, और इसको बोलते हैं निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी। थोड़ा सा इसको पी लेते हैं। कुछ ज्यादा ही गर्म है प्रकाश। आज धनतेरस का कल परसों वो ले लेते हैं, वही वाला खोलाने वाला यहाँ रखे रहिएगा, का उधर से मंगाइएगा, उससे बढ़िया आपने डाल करके खोला दीजिएगा। दंडात्मक नजरबंद और दूसरा निवारक नजरबंदी। ठीक है? अब देखो, डिटेंशन का मतलब हुआ नजर बंद। नजर क्यों बंद की? आपको नजर, दुनिया के नजर से हटाएं क्यों? इसलिए क्योंकि आपसे खतरा है, कोई घटना हो सकता है, आपके बाहर रहने के कारण कोई घटना हो सकता है जिससे समाज को, लोगों को हानि है, इसलिए हम नजर बंद कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब इस तरह के नजरबंदी 2 तरह के होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव का मतलब दंडात्मक नजरबंद, यानी या तो आपको दंड दिया जा चुका है, यानी दंड दिया जा चुका है, या दंडित होने वाले आप हैं, दंडित होने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? आप पे केस चल रहा है और आपको अरेस्ट करके रखा गया, यानी दंड मिल चुका है और लगभग एक है सिचुएशन ऐसा है कि आप दंडित होंगे, तो आपको अरेस्ट करके रखे हुए, डिटेन करके रखे हुए, नजरबंद करके रखे हुए। तो ये है प्यूनिटिव का मतलब है कि लगभग साबित हो चुका है। और निवारक नजरबंदी में क्या है कि शंका के आधार पर गिरफ्तार किया गया, शंका के आधार पर नजरबंद करना, मतलब आप पे शक है कि आप अगर बाहर रहिएगा तो कल बम ब्लास्ट कर दीजिएगा, तो कल क्यों करिएगा, उसके पहले हम आपको उठा लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप पे शक है कि आप बाहर रहेंगे तो आपके वजह से कोई घटना हो सकता है, तो कल जो घटना हो जाए उससे पहले घटना ना हो तो बेहतर हो, इसके लिए हम आपको उठा लेते हैं। इसीलिए कभी कभी देखिएगा बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी होता है, जब किसी तरह का ये लगेगा ना तो बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी होगा। उस गिरफ्तारी में कुछ लोगों पर देखिएगा तो निवारक नजरबंदी कानून लगाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाओं में आप सुने होंगे, और बाबा पर बहुत सारा ऐसा आरोप लगा है, उन्होंने किसी भी, जो भी उनके मतलब ऐसा कहते हैं कि जो उनके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं
इस तरह से उन पर रासुका लगा देते थे। तो रासुका कानून क्या है? रासुका एक प्रकार का निवारक नजरबंदी कानून है। एक बार गिरफ्तार हुए तो 3 महीना के लिए अंदर, और शुरुआती में बढ़िया से पूछिएगा कि काहे गिरफ्तार किए, चलना दिमाग मत गर्म कर, रासुका के तहत गिरफ्तार है। अभी बात करेंगे कि सामान्य गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तारी में क्या अंतर। अभी तक हम 2-3 बात बोले हैं। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी गिरफ्तार व्यक्ति को भी संविधान कुछ अधिकार दिया है, और अधिकारी नहीं है, मौलिक अधिकार है। अधिकार ही नहीं है, मौलिक अधिकार है। वो अनिवार्य रूप से आपको मिला हुआ, अगर उसमें कटौती होगा तो आप 32 और 226 को लेके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समझ रहे बात को? ठीक। वो सब जानने से पहले हम ये जाने कि डिटेंशन का मतलब क्या होता है, अरेस्ट का मतलब क्या होता है। अरेस्ट का मतलब सामान्य गिरफ्तारी, डिटेंशन का मतलब एक विशेष गिरफ्तारी आपको होता है कि आपसे समाज को खतरा है। अरेस्ट तब किया जाता है जब आप कोई कांड कर दिए हैं या तो ऐसा आरोप लगा कि यही किया है, और डिटेन तब किया जाता है आपको जब आप पर शक है हमको, अच्छा कल ही ब्लास्ट कर देता हूं, पुलिस आएगा उठा के लेके चल जाएगा, बंद कर देगा, डिटेन कर लिया। इसी को बोलते निवारक नजरबंदी। नजरबंदी, नजरों से ओझल कर देना। तो डिटेंशन मतलब प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब जो दंड दिया जा चुका उसके बाद आपको डिटेन किया गया, या दंड मिलने ही वाला हुआ, आप दंडित होंगे, तब आपको डिटेन किया गया है, बंद कर दिया गया, रख लिया गया। और प्रिवेंटिव का मतलब इसलिए आपको रखा गया क्योंकि आप पे शक है कि कल आप कुछ कर दीजिएगा, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर, मतलब घटना होने से पहले गिरफ्तार कर लिए हम, आप नजरबंद कर दी। किस लिए? ताकि वो घटना नहीं हो। अरे बात समझ में? ये बोलते हैं प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव का ये मतलब होता है। हटाएं, लिख लिए? बड़ी तुम लोग बेईमान आदमी हो यार। हम सोचे नहीं लिखा होगा तो चाय पी लेंगे। ना ना पी लेंगे, पढ़ो ना। अरे छोड़ो ना, ठंडा के पिएंगे, तुम पहले टेंशन ले रहा। इधर देखो, अब देखो 22 नंबर आर्टिकल में देखिएगा, 22 नंबर आर्टिकल में गिरफ्तारी से संरक्षण, शुरुआती में देखिए 3 तरह के क्या क्या अधिकार दें। कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसको क्या क्या अधिकार मिला, यहां पे कंडीशन दे देते हैं। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो उसके पास अधिकार, अब मान लो अपने आप को फील करो कि तुमको गिरफ्तार कर लिया पुलिस, फील करिए, ऐसा लग रहा है कि तुमको पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। मान लो तुमको गिरफ्तार कर लिया तो क्या क्या अधिकार उसको देखो अब तुमको मिला हुआ है। पहला अधिकार तुमको मिला हुआ है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का, गिरफ्तारी के कारण जानना। बोलो पुलिस से काला गिरफ्तार किया, अगला को बोलो कि काला गिरफ्तार किया है, बोल सकते हैं ना कि गिरफ्तारी के कारण जानिए, पहला चीज। दूसरा, गिरफ्तारी के कारण जानने के बाद दूसरा है आप अपने मनपसंद वकील रख सकते हैं, मनपसंद वकील रख सकते हैं, मनपसंद वकील रख सकते हैं। एकदम डायरेक्ट बुला लीजिएगा कपिल सिब्बल के, आ जाइए आप ही। ठीक है, आप अपने मनपसंद वकील रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है 24 घंटा के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना।
इसका सामान्य मतलब क्या होता है? 24 घंटा के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का मतलब 24 घंटा तक वो रख सकता है आपको। इसलिए देखिएगा, कभी अगर आप लोग धराइएगा किसी एग्जाम में, तो 24 घंटा तक बंद करके हाजत में रख ले रहेगा। थाना में वो हाजत होता है जी, जेल टाइप का हाजत होता है, उसमें रख ले रहेगा। और उससे ज्यादा अगर उसको रखना है तो उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा और परमिशन लेना होगा कि हमको इसकी कस्टडी और चाहिए। ठीक है, तो गिरफ्तारी के कारण जानिए, मनपसंद वकील रखिए और 24 घंटा के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, अगर उससे ज्यादा रखना होगा। इसलिए देखिएगा, आप कभी देखिएगा जहां पे जजेज कॉलोनी है ना, वहां पे देखिएगा सैटरडे को किस तरह से भीड़ लगा रहता है शाम को। काहे के लिए? आज जिसको गिरफ्तार कर रहे हैं कल संडे है, और 24 घंटा से ज्यादा हो जाएगा तो जाके परमिशन ले लीजिए, नहीं तो ज्यादा होगा तो पता है फिर 32 और 226 का इस्तेमाल कर देगा। अगर कहीं उसमें से चालाक लड़का निकल गया अकील वकील वाला, तो 32 और 226 के इस्तेमाल करके तुम उसको क्या नचाओगे? तुम ही को नचा के मार देगा। 24 घंटा तक ही आप उसको रख सकते हैं। 24 घंटा से अधिक रखने के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेना होगा, और उस 24 घंटा में आने और जाने का समय नहीं जुड़ा होता है। जैसे मान लो डुमरिया में गिरफ्तार हुआ है, अब परमिशन लेने के लिए उसको यहां आना पड़ेगा, तो आने में टाइम लगेगा, जाने में टाइम लगेगा, तो आने और जाने का टाइम उसमें नहीं जुड़ा होगा। इस 24 घंटा में आने जाने का टाइम नहीं जुड़ा होगा। आने जाने का टाइम नहीं जुड़ा होगा। ठीक है, तो हमने आपको कुछ नहीं पढ़ाया है, दो बात बताए। एक बात ये बोले कि 22 नंबर आर्टिकल में आपको गिरफ्तारी से कुछ संरक्षण मिला हुआ। किसको मिला है? जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसको कुछ अधिकार मिला, एक चीज। दूसरा, डिटेंशन दो प्रकार के होते हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब आप दंडित हो चुके हैं, जाइए अंदर। और प्रिवेंटिव का मतलब आप पर शक है कि ऐसा घटना कर दीजिएगा, इसलिए हम आपको उठा रहे हैं। क्लियर है? अब जो व्यक्ति सामान्य जिसका गिरफ्तारी होता है, जैसे मान लो तुमको गिरफ्तार किया गया, आपको जैसे ही गिरफ्तार किया गया 3 अधिकार आपको प्राप्त है। थाना गए, इंस्पेक्टर को बोले इधर आओ, क्या गिरफ्तार किया? बोलेगा ऐसे ही जाके तुम लोग? अरे कहीं नहीं बोलेगा, पूछोगे ना जी। अरे इस भाषा में नहीं पूछोगे, प्रेम से पूछोगे ना कि किस लिए गिरफ्तार किए, क्या कर दिए हम। यानी गिरफ्तारी के कारण जानने का आपको अधिकार है, जानने का अधिकार है। दूसरा, कारण जान लिए तो आप अपने सुरक्षा, अपने उपाय बचाव के लिए मनपसंद वकील चुन सकते हैं। तीसरा, 24 घंटा से ज्यादा थाना नहीं रख सकता है अपने पास। 24 घंटा से ज्यादा रखने के लिए आपको उसको निकटतम मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। इसीलिए देखिएगा, आज गिरफ्तार किया है तो देखिएगा कल आपको कोर्ट में जाकर प्रोड्यूस कर देगा। कभी चीटिंग उटिंग में पकड़ाए हैं जी? अभी संडे को पकड़ाया, वो सब देखिए, संडे को पकड़ाया है ना गया में, उस सब को क्या कर दिया? सबको जेल भेज दिया, टोटल को जेल भेज दिया। रात भर रखा अपने पास, अगला दिन जैसे ही कोर्ट खुला सबको जेल भेज दिया, रात को डायरी बना दिया था सबको। अरे बात समझ में? चिलान कट गया सबका, अभी सब यहां होंगे गया जेल में। समझ रहे बात को? तो ये चीज यानी 24 घंटा तक वो रख सकता है। 24 घंटा से ज्यादा अगर उसको रखना है तो उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा और परमिशन लेना होगा। ले जाने में, लाने और जाने का समय 24 घंटा में नहीं होगा, वो 24 घंटा से बाहर होगा। अब मान लो 2 घंटा लग रहा है आने में, तो दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। आप लेके जा रहे हैं तो 2 घंटा, तो पता चला 20 घंटा उसको मिला। समझ रहे बात को?
ये मसला है। आगे करें, समझ में आ रहा है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ संरक्षण, तो गिरफ्तार व्यक्ति को 3 तरह का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ। देखो ये 3 प्रोटेक्शन जो है ना, 3 प्रोटेक्शन जो है, 3 प्रोटेक्शन 2 व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, 2 व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, 2 व्यक्ति को नहीं प्राप्त है। किसको किसको नहीं मिला? यही टाइट हो लो सब। 2 व्यक्ति को नहीं प्राप्त है, तो किसको किसको नहीं मिला होगा? ये जो 3 तरह की चीज है, मामला जानना, वकील रखना, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना, ये 2 व्यक्ति को नहीं मिला हुआ है। 2 कौन व्यक्ति हैं? तो 2 व्यक्ति हैं। पहला एक है आपको जाकर के जिसकी गिरफ्तारी प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हुई है, किसी की गिरफ्तारी निवारक नजरबंदी के तहत हुई है। एक गिरफ्तारी तो आपके है कि आप पर आरोप है कि आप इस घटना को किए हैं, आरोप सिद्ध भी हो रहा, या तो आरोप सिद्ध हो गया तो आपको गिरफ्तार कर लिया, वो सामान्य गिरफ्तारी है, प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है वो। एक आपकी गिरफ्तारी इसलिए किया गया है क्योंकि आपसे समाज को खतरा है, इसलिए आप पे शक है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, और आपकी गिरफ्तारी किसके तहत होगी? निवारक नजरबंदी के तहत। तो अगर निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुआ है तो 3 चीज जो शुरू में मिला हुआ है वो आपको नहीं प्राप्त है। अगर निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार हुए हैं तो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सामान्य गिरफ्तारी है तो वो तीनों चीज आपको प्राप्त है। ये तीनों चीज कब आपको प्राप्त है? जब आपकी गिरफ्तारी क्या है? सामान्य है, तो ये तीनों चीज प्राप्त है। लेकिन आपकी गिरफ्तारी अगर निवारक नजरबंदी के तहत है तो वो तीनों चीज प्राप्त नहीं है। जैसे ये लड़का लोग को गिरफ्तार किया गया, सामान्य गिरफ्तारी है, तो वो तीनों चीज उसको प्राप्त है। लेकिन अगर निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार होता तब तो 3 महीना के लिए हो गलो सोड्डा। हालांकि ऐसे भी वो लोग 3 महीना से कम न रहेगा, उतना भर केस तो बनाइए दिया होगा ठीक ठाक। समझ रहे बात को? तो पहला निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार हो। दूसरा, शत्रु देश का नागरिक हो, शत्रु देश के नागरिक की गिरफ्तारी। अगर शत्रु देश के किसी नागरिक को गिरफ्तार किया गया तो उसको भी यह चीज प्राप्त नहीं है। अभी मत कह देना पाकिस्तान तो मेरा शत्रु है, ऐसा कुछ नहीं है। शत्रु घोषित किया जाता है, बाकायदा सरकारें अपनी घोषणा करते कि ये हमारा शत्रु देश है। तो पाकिस्तान से रिलेशन खराब हो सकता है, रिलेशन खराब होने का मतलब वो शत्रु नहीं हो गया तुम्हारा, रिलेशन उतना प्रगाढ़ नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि वो शत्रु हो गया। दुनिया में लगभग न के बराबर देश है जो एक दूसरे के शत्रु हैं, उसके लिए बाकायदा आप घोषणा करिए कि हाँ ये मेरा शत्रु देश है, तो वहां का कोई भी नागरिक अगर पकड़ा जाएगा उसको 3 चीज प्राप्त नहीं होगा। इसलिए देखिए, अगर पाकिस्तान का वो कसाब को गिरफ्तार किया गया था ना, कसाब के देखिए सबको पता था कि वो घटना किया है, स्पॉट से पकड़ा गया, लेकिन फिर भी कोर्ट में केस चला, उसको वकील उपलब्ध कराया गया, सब कुछ हुआ, उसकी सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद उसको राष्ट्रपति के समक्ष वो अपना ये दायर किया कि माफ कर दिया जाए। एक प्रोसेस होता है, वो सारा प्रोसेस किया गया। हम चाहते थे, कह सकते थे ना कि स्पॉट पे पकड़ा गया, इसका इतना प्रोसेस करने का क्या मतलब है, बोल सकते थे ना, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप मनमानी करें। अगर पकड़ा भी गया है ना तो आप उसको पूरा मौका दीजिए, भाई आपकी सुनवाई होगी, आप अपने बचाव में बात रखिए, लेकिन एविडेंस इतना तगड़ा है कि सामने सबके सामने पकड़े गए, एविडेंस है। बाद में क्या हुआ? फांसी। दुनिया को हम ये बता सकते हैं ना कि हम कितने देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, कि हमको मालूम था कि ये गलत है, स्पॉट पर से पकड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद हमने उसको वकील उपलब्ध कराया, हमारी कोर्ट जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी सुनवाई की, राष्ट्रपति के समक्ष अपना दया याचिका दायर किया, सब कुछ किया, उसके बाद सारे जगह जब वो फेल हो गया तो भाई अब जो प्रोसेस है वो होगा आपके साथ, क्योंकि वो सारे दस्तावेज जो होंगे ना वो हर जगह पे प्रस्तुत करने के लिए होता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश में मनमानी कुछ नहीं, हमारे यहाँ कानून है, कानून के तहत ही सब कुछ होगा।
ऐसा नहीं कि मनमानी हो। समझ रहे बात को, ये चीजें हैं। तो ये तीन तरह के जो चीजें हैं वो किसको उपलब्ध नहीं किया गया है? जो एक व्यक्ति निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और शत्रु देश के नागरिक की अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो वो उसको तीन तरह की व्यवस्था नहीं मिला हुआ। समझ गए? सामान्य गिरफ्तारी वाले को ये व्यवस्था मिला हुआ है, बाकी निवारक नजरबंदी वाले और शत्रु देश वाले को तीन चीज नहीं है। अब कोई मान लो निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया गया, तो अलग गिरफ्तार किया, बैठना चुपचाप, धो दो वैसे ही, एक तो तुरंत बम ब्लास्ट हो जीतल कर ले। उस समय पुलिस भी एकदम रौब में रहता है, ऊपर से आदेश रहता है एसएसपी से, गिरफ्तार करो इसको, रासुका कानून लगाओ इस पर। बस अंतर इतना ही कि आप पे कानून कौन सा लग रहा है। रासुका कानून लग गया मतलब निवारक नजरबंदी के तहत आप, तब कुछ नहीं, 3 महीना जा। शुरुआती में तो इस सब जो बोल रहे हैं ना नहीं उपलब्ध है, बाद में कोर्ट ने बताया भी कि धीरे धीरे चीजों को थोड़ा बताइए, इन्फॉर्म करिए, उसको मौका दीजिए, ये सब बोला गया है। क्योंकि बाद में पता है क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बड़े पैमाना पे भारत में गिरफ्तारियां हुई और खास करके बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के हुआ, उसमें ज्यादातर मुस्लिम लड़के गिरफ्तार होते थे और ज्यादातर केसों में ऐसा देखा गया कि लगभग बाद में जाकर के साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल जेल में रहा, 10-10 साल जेल में रहा है लड़का, और बाद में कोर्ट उसको बरी करता है कि नहीं भाई इस पे जो आरोप लगाया गया गलत था, इसको छोड़िए। अब एक बात बताइए, 10 साल आप उसका लाइफ बर्बाद कर दिए, उसका हर्जाना कौन देगा? 20 साल के लड़का को 30 साल के कर दिए, 30 वाला को 40 कर दिए, 40 वाला को 50 कर दिए, उसका तो जीवन आप बर्बाद कर दिए, इसका हर्जाना कौन देगा? तब जाकर के कोर्ट जो हुआ ना, कोर्ट मानवीय होते चला के कि नहीं ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी इन लोग को भी उपलब्ध कराया जाए, जिनको गिरफ्तार निवारक नजरबंदी के तहत भी किया गया है ना, उसको भी आवेदन देने का मौका दीजिए, उसको भी बाद में जाके आप बताइए कि इस मामले में ऐसे तहत आपको गिरफ्तार किया गया। मानवीय होने लगे, कानून का नेचर क्या हो गया, मानवीय होते गया कि ऐसा आप रूडनेस उसके साथ नहीं कर सकते। क्यों? उसका कारण था कि सरकारें बड़ी गलत तरीका से बड़े पैमाना पे लोगों को उठाती थी। समझ गए? कोई कोई सरकार होता है जो अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता है, उसके खिलाफ बोले तो तुरंत कानून लगा देगा निवारक नजरबंदी वाला, जा अंदर। वजह सरकार को ऐसा लगता है कि बाहर रहेगा तो हमारे लिए खतरा है, तो गलत इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाना पे कानून। और उसी में हुआ था कि 2002 के आसपास इतने सारे गिरफ्तारियां हुई थी मुस्लिम लड़कों का, और उसमें 98%, 90% से एबव लड़का सब ऐसी गलत तरीके से गिरफ्तार होता था। 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल जेल में रह करके छूटा था। तो बाद में ये एक मसला चल पड़ा था कि आप ऐसे गिरफ्तार करते, इनका लाइफ स्पॉइल कर देते हैं, तो इसको इससे कैसे आप अपेक्षा रखें कि जाकर के सामान्य की तरह व्यवहार करें? ज्यादती की है ना जी, अब किसी के तहत किसी के साथ आप ज्यादती किए हैं ना। अगर वो घटना में लिप्त होता तब तो कोई बात ही नहीं था, लेकिन संलिप्त नहीं है, बाद में ऐसा होता है, तब तो ज्यादती है ना। और कहीं ना कहीं उसके लाइफ को स्पॉइल कर दिए, उस पर जीवन भर का धब्बा लग चुका है, उसके डिग्निटी लॉस हो गया, समाज में उसको गलत नजरिए से लोग देखेगा, काहे भाई तो इतना साल के बाद कहला तो ई में गया था। इसलिए कोर्ट का रवैया थोड़ा मानवीय होने लगा बाद में, और बाद में ये सब चीजों के लिए बोला गया कि ये सब चीजें धीरे धीरे इनको भी अवेलेबल कराइए, बशर्ते इसमें तो नहीं है, लेकिन ऐसा किया जाता है बाद में। समझ रहे हैं बात को? ये चीजें हैं। अब आगे जरा देखा जाए, ये तो मामला फिनिश हो गया। अब आगे आपको पढ़ना क्या है? अब आगे पढ़ना है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी यानी 22/4 से लेकर के 22/7 तक, यही इसी चीज के बारे में वर्णन है। और निवारक नजरबंदी के मतलब बताएं कि शंका के आधार पर गिरफ्तार करना, शंका के आधार पर गिरफ्तारी। शंका के आधार पर क्या है? गिरफ्तारी। और शंका किस लिए? या तो ऐसे कह सकते हैं घटना घटित होने से पहले,
होने से पहले डिटेन करना, घटना होने से पहले ही क्या कर लेना, डिटेन कर लेना। ठीक है। अब देखो निवारक नजरबंदी के तहत जो गिरफ्तारी होता है, निवारक नजरबंदी के तहत जो गिरफ्तारी होता है उसमें शुरुआती से व्यवस्था रखा गया है कि 3 माह का आपका सजा होगा, 3 माह का सजा होगा, 3 माह के लिए आपका सजा होगा, यानी 3 महीना अंदर, कुछ भी होगा 3 महीना बाद होगा। इस 3 महीना को देखिएगा बाद में कम करने की कोशिश किया गया, या तो ऐसे समझिए कि मान लो 3 माह तक तो आप उसको रख लिए, अब आप चाहते हैं कि इसको 3 माह से ज्यादा रखें, कि 3 महीना खत्म होने वाला है और आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इसको छोड़ देंगे तो कल होकर घटना घटित हो सकता है, इसलिए और इसको रखना है। अब इससे आगे रखने के लिए ऐसे आप नहीं रख सकते इसको, यानी 3 माह से अधिक के लिए, 3 माह से अधिक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 माह से अधिक रखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, करना यह पड़ेगा कि एक 3 मेंबर बॉडी बनाना होगा, 3 मेंबर बॉडी बनाना होगा। और ये 3 मेंबर बॉडी जो होगा ना, यही तय करेगा कि इससे आगे रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। अगर ये बोल दिया 3 मेंबर बॉडी कि हाँ इससे आगे इसको और रखिए, और ये कैसे रखेगा, सरकार का पक्ष सुनेगा ये 3 मेंबर, और सरकार का पक्ष सुनने के बाद ये तय करेगा कि वास्तव में इससे खतरा है भी या नहीं है। अगर लगेगा खतरा सही में है तब तो वो परमिशन देगा कि हाँ भाई रखिए, लेकिन अगर लग जाएगा 3 मेंबर को लगा कि नहीं जानबूझ करके तुम इसको परेशान कर रहे हो, तो ये बोल देगा नहीं इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और आपको छोड़ना पड़ेगा। और इस 3 मेंबर के बॉडी में कौन होंगे मेंबर, तो मेंबर होंगे आपको जाकर के हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट के जज, और ये वर्तमान वाले भी हो सकते हैं और रिटायर वाला भी हो सकता है, वर्तमान वाला भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिटायर वाला। ये हाईकोर्ट के जज, उसमें से एक तो वर्तमान वाला होगा, 2 को रिटायर भी आप रख सकते हैं, समझ गया, या तो तीनों को रख लीजिए वर्तमान वाला, यानी 3 मेंबर बॉडी बनेगा, और 3 मेंबर बॉडी ये डिसाइड करेगा क्या कि अब इसको 3 महीना से ज्यादा रखना है या नहीं रखना है। इससे 3 महीना से ज्यादा रखने के लिए ये काम करना पड़ता है। यानी निवारक नजरबंदी के तहत अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो मैक्सिमम 3 माह तक आप उसको रख सकते हैं। और निवारक नजरबंदी और शत्रु देश के नागरिक को 3 तरह के अधिकार नहीं मिला हुआ है, वो अधिकार सामान्य जो गिरफ्तारियां होती है उनमें मिला हुआ है, शुरुआती वाला 3 जो बता रहे थे, समझ गए। लेकिन बाद में इसको भी अभ्यावेदन करने यानी आवेदन करने, जानकारी देने का मौका दिया जाता है। आ रहा है बात समझ में। तो निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा कितने दिन के लिए, 3 महीना के लिए, ठीक है। और 3 महीना तक तो आप उसको रख सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आपको रखना है, सरकार चाहती है तो उससे ज्यादा रखने के लिए, तो ज्यादा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 3 मेंबर बॉडी बनाना पड़ेगा। उस 3 मेंबर में कौन होंगे, हाईकोर्ट के जज होंगे वर्तमान वाले, या तो वर्तमान प्लस रिटायर वाले हो सकते हैं, और ये सुनवाई करेंगे, उनको सुनेंगे और सुनने के बाद ये बताएंगे कि अब उसको आगे रखना है या नहीं रखना है। अगर ये बोले कि हाँ रखना चाहिए, कैसे बोलेंगे, सुनने के बाद इनको लगना चाहिए कि हाँ वाकई में इससे खतरा है, तभी ये परमिशन देंगे। लेकिन अगर इनको लग गया कि नहीं खतरा कुछ नहीं है, बेकार का तुम उसको परेशान कर रहे हो, तो बोल देंगे छोड़ दीजिए। समझ रहे बात को। तो ऐसे करके 3-3 महीना करके बढ़ाया जा सकता है, 3-3 महीना करके बढ़ाया जा सकता है। अब देखो इसमें एक पेच क्या है, एक पेच ये है कि निवारक नजरबंदी, ये 44वां अमेंडमेंट किया गया, 44वां अमेंडमेंट किया गया जनता पार्टी के सरकार में। तब सरकार किसकी थी, जनता पार्टी की सरकार थी, और मोरारजी देसाई उस समय पीएम थे। इन्होंने अमेंड करके इसको कर दिया 2 महीना,
अमेंड करके कितना कर दिया, 2 माह कर दिया। लेकिन 2 माह वाला ये नोटिफिकेशन होता, यानी देखिए अमेंड तो कर दिया लेकिन इसको नोटिफाई करना था, यानी गवर्नमेंट गजट में जारी करना था। गजट में जारी करने से पहले उनकी सरकार चली गई, तो आज तक ये लागू नहीं है, फिर लागू हुआ ही नहीं, लागू हुआ ही नहीं। तो वर्तमान समय में भी कितना दिन है, 3 माह, यानी पहले वाला ही व्यवस्था चल रहा है। क्या चल रहा है, पहले वाला ही व्यवस्था चल रहा है। अब देखो भारत में बहुत सारे निवारक नजरबंदी कानून बने हैं, उसको आपको याद रखना पड़ेगा जी। 7-8 कानून है, हम उसको ऊपर में लिखते हैं। निवारक नजरबंदी कई कानून है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सामान्यतः निवारक नजरबंदी जो कानून होता है ना, वो आपातकाल में सब जगह है, आपातकालीन सिचुएशन के लिए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे नॉर्मल सिचुएशन में भी निवारक नजरबंदी कानून लगता है। आपातकालीन व्यवस्था में इसलिए कि भाई देश में कुछ मान लो इस तरह की घटना घटित हो गया या कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ, वैसे में डर बहुत रहता है कि इस तरह का कोई घटना कर सकता है, तो आप बिफोर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन सामान्य अवस्था में आप गिरफ्तार कर रहे हैं शक के आधार पर, क्योंकि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने के मतलब उसका मतलब यही होता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन करना, मानवाधिकार का हनन करना, डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम को हनन करना। ये लोकतांत्रिक देश में ये सही कानून नहीं है, इसलिए इसके बारे में लिखा क्या जाता है। जब पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा, इसको क्रिटिसाइज करिएगा, तो इसके बारे में हम लोग क्रिटिसाइज कैसे करते हैं, यह एक अनिवार्य दुर्गुण है, यह एक अनिवार्य दुर्गुण है। लेकिन समाज में व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए इस अनिवार्य दुर्गुण को भी सामान्य अवस्था में लागू किए रहते हैं। अरे बात समझ में, इस दुर्गुण को भी लागू किए रहते हैं। अनिवार्य रूप से दुर्गुण है, लेकिन फिर भी उसको हम पसंद करें, मतलब कह रहे हैं हम तुमसे प्रेम नहीं कर सकते लेकिन रहना तुम्हारी साथ हमको पड़ेगा। लड़का लोग भावुक हो गया, दिल है कि मानता नहीं। ये सिचुएशन पता है क्या है, एक आदमी दूसरे को धोखा दे रहा है, लेकिन एक आदमी को गहरा प्यार है उससे, और वो धोखा खा रहा है खारी जो भी हो, एक को कोई धोखा खाते रहता है और एक किसी तीसरे को देखते रहता है, तभी ना धोखा होता है एक के साथ। लेकिन उसको प्रेम इतना गहरा है कि उसको पता है कि उसके साथ वो सेटिंग कर लिया है, लेकिन फिर भी ये लगा हुआ है। अब फिर भी उसमें पता है कुछ अच्छा चीज खोजते रहता है। कौन कौन बोला जी, मुड़िया तुम नीचे कर रहे हो, ऐसा तुमको क्या लगता है, पता नहीं चलता हमको है? क्या बोलते हो, नाराज है, क्या कर रहे हो? क्या करे, खड़ा होकर बोलो। अब सब सुन ही नहीं पा रहे हैं, आराम से बोलिए, आहिस्ते आराम। अरे सुनने दीजिए ना, बोलिए। क्या कर रहा है, गहराई तक सोचता है। यार तुम ऐसे बोलते सुनाई भी नहीं पड़ता है, तुम्हारा आवाज इतना ज्यादा लग रहा है कि ये हो रहा है, घूमता है ना, वाइब्रेट हो रहा है। कलाकार है, वाइब्रेट हो रहा, लगता है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। गोल्ड इज गोल्ड है, देखो कैसे गोल्ड है। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए, सबके साथ होता है, इसलिए इसको दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है। तुमको अगर कोई बोले तो बोले तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, लगता है, सबके साथ होता है। प्रेम होता ही है टूटने के लिए, समझ रहे हैं, प्रेम होता ही टूटने के लिए, क्योंकि कलयुग का प्रेम है, सच्चा होता ही नहीं है, समझ गए। ये टूटने के लिए होता है, तनाव नहीं लेना है, कुछ दिन तनाव लेना है, फिर अपने काम पर जुट जाना है, छोड़ो इधर आओ। तो 44 अमेंडमेंट का ये मसला है। और हम ये बता रहे थे कि सामान्य अवस्था में दुनिया में लगभग नहीं के बराबर सभी कंट्री में है, लेकिन भारत में क्या है ना कि आपातकाल के अलावा सामान्य अवस्था में भी इस कानून को रखा गया। नीचे एक लिस्ट बनाइएगा, लिखिएगा निवारक नजरबंदी कानून।
निवारक नजरबंदी कानून। आज तक कितने कानून ऐसा बने हैं उसको जरा सा लिख लीजिए। पहला कानून था प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून, यही है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। देखो इस शुरुआती से कानून को रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि देखिए हम विभिन्नता वाला देश है, नए नए देश बने थे, बहुत तरह की समस्या हो सकता था, देश विरोधी गतिविधि हो सकता था, या तो कोई देश फैला सकता था हमारे यहाँ। तो जरूरी था कि एक ऐसा कानून रखा जाए जिससे अगर लगे कि कहीं पर कोई गलत तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, शक हो, उसके आधार पर गिरफ्तार किया जा सके। तो उस समय प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 का कानून एक रखा गया था। ये जाकर के चला आपका कब तक, 31 दिसंबर 1969 तक, इतना दिन चला। अगर आप यूपीएससी का तैयारी करते तो हम बताते, बीपीएससी में भी इतना नहीं जानने का है, वहां बताते इसमें क्या क्या कहानी हुआ था। एक एके गोपालन का नाम लिए थे ना, इसी के तहत उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है कि कैसे कैसे गिरफ्तार किया गया, केरल का नेता था, लेफ्टिस्ट नेता था, क्या उस पर मामला था, वो सब कहानी हम आपको सुनाते, लेकिन आपकी जरूरत तो उतना नहीं है। बस इतना ध्यान में रखिए कि इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून था, 31 दिसंबर 1969 तक रहा। 1950 में कानून नेहरू जी ही बनाए थे। बाद में इसको खत्म करके देखिएगा, इसके जगह पर एक कानून लाया गया, उसका नाम था मीसा। मीसा का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 का कानून है। मीसा जो कानून है 1971 का कानून है। ठीक, इसको खत्म करके देखिए उसके जगह पर यह कानून लाया गया। ठीक है, अब ये कानून का देखिएगा सबसे ज्यादा इस कानून का उल्लंघन कब हुआ, जब 1975 में 25 जून को आपके यहां इमरजेंसी लगाया गया। इमरजेंसी में जितने लोग गिरफ्तार हुए वो सब इसी कानून के तहत गिरफ्तार हुए, सबकी गिरफ्तारी इसी कानून के तहत हुई थी। इसी में एक कहानी है कि लालू यादव के बड़ी बेटी का नाम है मीसा भारती। तो जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया था मीसा कानून के तहत, तो उसी दिन वो पैदा हुई थी, तो उन्होंने नाम ही रख दिया प्रतीकात्मक तौर पर। लालू यादव को जिस दिन मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया उसी दिन वो लड़की पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम रख दिया मीसा भारती। उनकी बड़ी बेटी का नाम है मीसा भारती, जो राज्यसभा सांसद है। अपने पिताजी के साथ अभी सिंगापुर गई है इलाज करवाने के लिए अपने फादर का, समझ गए। तो उनका बाप ने, उनके पिताजी ने नाम रख दिया अपनी बड़ी बेटी का मीसा भारती, क्योंकि उसी कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। तो जितने भी आप देखते हैं आपातकाल के समय जो गिरफ्तारी है वो सब इस कानून के तहत गिरफ्तार हुए थे। बाद में जनता पार्टी की सरकार क्या किया, जनता पार्टी की सरकार ने इसको कब खत्म कर दिया, 1978 में इसको समाप्त कर दिया। 1978 में समाप्त कर दिया गया। समाप्त करके फिर बाद में कानून लाया गया। कौन सा कानून लिखवाए थे, पोफे कोसा दूसरा कानून है, पोफे पोसा, पोफे पोसा। इसका देखिए फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन ऑफ, लिखे हैं, लिख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। उन्नीस सौ चौहत्तर का ये देखो फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग से जुड़ा हुआ कानून है कि गलत तरीके से जो पैसे विदेशों से लेन देन करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, इनके लिए बनाया गया। ये कानून कायदे से स्मगलिंग करने वाले लोगों को धरने के लिए, और जो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं ना पैसे का,
जो ये करते हैं एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, तो उसमें लीगल तरीके से काम हो, इसलिए ये कानून बना करके रखा गया। 1974 में बनाया गया, कोफे पोसा। चौथा कानून था आपका टाडा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। अच्छा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सुरक्षा कानून 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया गया। आप बिलीव करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 76,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी अवैध गिरफ्तारियां होती थी, कितने गलत तरीके से गिरफ्तार होती थी, और मीसा के तहत तो लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कितनी गलत गिरफ्तारियां होती थी। अगर पूरे टेन्योर में अगर स्टडी कर ले मीसा का पे, तो लाखों लोग आ जाएंगे गिरफ्तारी में। और आप इसके तहत देखिएगा जितने गिरफ्तार किए गए उसमें मात्र 2% लोगों पर सिद्ध हुआ कि सही गिरफ्तारी था, बाकी सब गलत था। सोचिए 76% का 2% निकालिए, 76,000 का 2% निकालिए, 2% कितना होगा 76,000 का जी? 1400-1500 लोग, 1600 लोग। सोचिए मात्र 1500-1600 लोग का जेन्युइन गिरफ्तारी था, बाकी सब बेकार की गिरफ्तारी था। 74,500 लोगों को अवैध गिरफ्तारी हुआ गलत तरीके से। सोचिए कितना कानून का वायलेशन है। गलत इस्तेमाल या निवारक नजरबंदी के बारे में क्यों कहा जाता है कि यह अनिवार्य रूप से एक दुर्गुण है, जो सामान्य अवस्था में किसी देश में यह कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता है, नागरिकों के अधिकार को सीमित करता है। समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। अगला एक कानून है आपका जाकर के टाडा कानून है। दरअसल देखो 1985 में ऑर्डिनेंस से बनाया गया था और 2 साल के लिए था, तो 2-2 साल करके बढ़ाया गया। समझ गए? इसलिए देखिएगा इसका एक्ट जो पारित हुआ था टाडा का, इसका जो टाडा एक्ट पारित हुआ था वो टाडा एक्ट 1987 में पारित हुआ, क्योंकि शुरुआती में एक्ट ऑर्डिनेंस जारी करके बना दिया। ऑर्डिनेंस आगे आएगा एक शब्द पढ़ने के लिए, तो वहां पे देखेंगे शुरुआती में ऐसी गिरफ्तारी कर दिया गया था। इस कानून के तहत भी बड़े पैमाना पर गिरफ्तारी हुआ, और एक चर्चित गिरफ्तारी है इस कानून का, संजय दत्त का गिरफ्तारी इसी कानून के तहत हुआ था। संजय दत्त, टाडा के तहत संजय दत्त का गिरफ्तारी हुआ था। समझ रहे हैं? जो 1993 या 94 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना बॉम्बे में, तो ऐसा इन पर आरोप लगा था कि ये बंदूक वगैरह जो था वो अपने घर में रखने के लिए जगह दिए थे। ये आरोप इन पे था और इसी के तहत इन पे गिरफ्तारी हुआ था। और इसी समय पता ये फिल्म शूटिंग कर रहे थे, नायक नहीं मैं खलनायक हूं। ये उसी समय शूटिंग हो रहा था, बाद में पता चला सही में लगता है ये आदमी खलनायक है। समझ रहे हैं? तो ये गिरफ्तारी। और 1985 में देखिएगा, 1995 में इस कानून को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ये कानून को समाप्त किया गया। उसके बाद देखिएगा एक कानून आपको हम लिखवाए होंगे, पोटा। हाँ अब अरे वही है पोटा है 2002 का कानून, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। शुरुआती में ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। बोले ना कि ऑर्डिनेंस जारी करके सरकार अभी चाहे कोई कानून लागू कर सकती है, और वो कानून वैसे ही होगा जैसे संसद से पारित हुआ है, उसी तरह से काम करेगा। तो पहले ऑर्डिनेंस जारी करके किया, बाद में 2002 में बाकायदा उसके लिए एक्ट पारित कर दिया और लागू कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट बोलते हैं। इसके तहत भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई थी। और दूसरा, इसमें 1 साल का प्रावधान किया गया था कि किसी को डिटेन करके 1 साल तक आप रख सकते। अब बताइए 1 साल तक बिना कहे पूछे उसको रखे हुए, 180 दिन का प्रावधान था इसमें। इसीलिए देखिएगा ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार ने इसको लागू किया था, और जाकर के 2004 में यूपीए का सरकार जब आया तो इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि इस पर आरोप था कि बड़े पैमाना पे अवैध गिरफ्तारियां हुई थी। बड़े पैमाने पे क्या हुआ था? अवैध गिरफ्तारी हुआ था। इसलिए इसको बाद में 2004 में खत्म कर दिया गया। और फिर 2004 में खत्म कर दिया गया तो कोई कानून तो बचा नहीं। हालांकि खत्म किया गया जरूर, कहने को कि पोटा खत्म किया गया, इसी की सारी बातों को अपना लिया गया, जानते अनलॉफुल एक्टिविटीज में। लास्ट में एक कानून लिखवाए हैं ना,
क्या है, देखें, देखिए वो पूरा गैर कानूनी निवारण गतिविधि, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम होगा ना जी, गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2008। अगर अध्ययन करिएगा ना तो पता है इसके सारे चीज को इसमें अडॉप्ट कर लिया गया। पॉलिटिकल पार्टी बहुत चालाक होते हैं, इस पर आरोप था, नम्मे हट गया एक तरह से, और सेम चीज को लगभग इसका इसमें रख दिया गया, लगभग सेम चीज को इसी रख दिया गया। तो कहने को कुछ और हो गया, हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ और, मामला वैसी कुछ रहा, लेकिन राजनीति भी तो करना है। तो ये सब कैसी कानून हो गई, निवारक नजरबंदी कानून। निवारक नजरबंदी कानून का क्या मतलब, शक के आधार पर कोई घटना ना हो उसके पहले आपको उठा लिया जाए, ठीक। और गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या प्राप्त है, गिरफ्तारी के कारण जानने, अपने मनपसंद वकील रखने, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने, 24 घंटा में आने जाने का समय नहीं होगा, और ये 3 तरह का व्यवस्था 2 लोगों को नहीं प्राप्त होगा, शत्रु देश के नागरिक, और जो निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार होगा वो 3 व्यवस्था उसको प्राप्त नहीं होगा। और निवारक नजरबंदी में सामान्य रूप से संविधान में 3 महीना तक रखने की बात है, और उसी के तहत देखिएगा अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए जिसके तहत गिरफ्तार किए जाते हैं। डिटेंशन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूनिटिव होता है, एक प्रिवेंटिव होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब आप घटना कर चुके हैं, सिद्ध हो चुका है आपको, इसलिए आपको गिरफ्तार डिटेन किया जाता है। और प्रिवेंटिव का मतलब आप पर शक है कि आप घटना कर सकते हैं, उसको प्रिवेंटिव बोलते हैं, समझ गए। ओवरऑल अगर इस आर्टिकल का मतलब देखे तो अरेस्ट व्यक्ति को भी कुछ अधिकार मिला हुआ है, मामला फिट है।